Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब स्टोर पर। मैं नितिन नायक इस चैनल के माध्यम से व्यापक में आने वाली सारी साइंस को कवर करूंगा, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक होगा फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत से चैप्टर हैं जिसको अपन लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे और अपन लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं तरंगों से। जैसा कि आप सभी को पता है तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तरंगें होती हैं दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। एक होती है अनुप्रस्थ, एक होती है अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ तरंगों में कौन कौन सी तरंगें आती हैं, ये सवाल उठता है। तो अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आती है प्रकाश तरंगें एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत कौन कौन सी तरंगें आती हैं? प्रकाश तरंगें एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें। और अनुदैर्ध्य तरंगों के अंतर्गत कौन सी तरंग आती हैं? ध्वनि तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगों के अंतर्गत ध्वनि तरंगें आती हैं। देखिए आपको याद करना है, यदि इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद करके रखना है। कैसे याद रखा जाए कि प्रकाश कौन सी तरंग है, ध्वनि कौन सी तरंग है? तो आप देखिए अनुप्रस्थ में आपको प्रा दिख रहा है, ठीक है। प्रा, प्रकाश में भी प्रा दिख रहा है, तो याद कर लीजिए। सीधे क्वेश्चन बनता है पेपर में, प्रकाश कौन सी तरंग है? प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया। अनुप्रस्थ तरंगों के लिए याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रा देखना है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगों को याद करने के लिए अगर ध्वनि का पूछा जाए, ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ध्वनि है अनुदैर्ध्य तरंग। इसको भी याद करने का इसी में छुपा हुआ है। ये देखिए धा आ रहा है, इसमें भी देखिए आधा धा आ रहा है। बस आपका क्लियर हो जाता है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि प्रकाश कौन सी है और ध्वनि कौन सी है। बस अंतर आ जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में। इसके बारे में चर्चा अपन लोग बाद में करेंगे। चलिए अपन ने तरंगें देख ली, दो प्रकार की होती है, लेकिन आज अपना टॉपिक रहेगा ध्वनि। ध्वनि तरंग मतलब अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए आपको सबको पता है कि ध्वनि के बहुत से गुण होते हैं, ठीक है। बहुत से गुण होने के साथ साथ आज अपन लोग पहला गुण ध्वनि का कौन सा पढ़ेंगे? तारत्व। ध्वनि का एक गुण होता है तारत्व। तारत्व क्या होता है? पिच। आपको कुछ नहीं, सीधे पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा कि तारत्व क्या होता है। तो आपको मैं बताऊं, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि ध्वनि का मोटा या पतला होना किस गुण के कारण होता है? तो ध्वनि का मोटा या पतला होना ध्वनि के तारत्व गुण के कारण होता है। ध्वनि का मोटा या पतला होना ध्वनि के तारत्व के कारण होता है। कैसे? कहने की बात, जैसे अगर किसी का तारत्व, महिलाओं की आवाज तीक्ष्ण होती है, महिलाओं की आवाज पतली क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं का तारत्व जो होता है पुरुषों के तारत्व की अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब तारत्व ज्यादा होगा तो आवाज तीक्ष्ण पतली होगी, और यदि तारत्व कम होगा तो आवाज जो है मोटी होगी। पुरुषों की आवाज तारत्व कम होने के कारण मोटी होती है, महिलाओं की आवाज तारत्व ज्यादा होने के कारण कम होती है। तो सीधी बात ये हो जाती है ध्वनि का मोटा या पतला होना ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करता है? तो तारत्व हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है, दूसरा गुण की बात करें तो दूसरा एक गुण होता है ध्वनि का तीव्रता। जैसा कि मैंने आपको बताया ध्वनि का मोटा या पतला होना ध्वनि के तारत्व पर निर्भर करता है। उसी तरह ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना, ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करता है। सीधे क्वेश्चन बनता है पेपर में कि ध्वनि का मोटा या पतला तारत्व के कारण, ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना उसकी तीव्रता के कारण होता है। ये मैंने आपको दो गुण बताए। अब अपन लोग बात करते हैं Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तरंगें मनुष्य को सुनाई नहीं देती हैं। तो हम आपको बताएं कि तीन प्रकार की तरंगें होती हैं, जिनमें कि मनुष्य कौन सी तरंगें सुन सकता है? श्रव्य तरंगें सुन सकता है। अब इसकी आवृत्ति भी आती है, इसकी आवृत्ति भी आपको देखने को मिलेगी। आवृत्ति सीधे पेपर में पूछ ली जाती है कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो हम आपको बताएं आवृत्ति के आधार पर तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है अपश्रव्य, एक होती है श्रव्य, एक होती है पराश्रव्य।
अब पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। मतलब अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है वो तरंगें अपश्रव्य तरंगों के अंतर्गत आएंगी। अब बात करते हैं अपन श्रव्य तरंगों की आवृत्ति, तो वो कितनी होती है, उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जिनकी आवृत्ति होगी वो तरंगे कहलाएंगी श्रव्य, जिनको मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य के द्वारा सुनी जाती हैं श्रव्य तरंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आवृत्ति आप करके रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अब पराश्रव्य तरंगें कौन सी होती है? पराश्रव्य तरंगें होती हैं 20,000 हर्ट्ज के ऊपर। मतलब जिन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज के ऊपर है वो तरंगें पराश्रव्य तरंगों के अंतर्गत आएंगी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सीधे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। तो श्रव्य तरंगों को मनुष्य सुन सकता है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अब देखिए, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पराश्रव्य, आपको पता होना चाहिए कि पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं, जो चमगादड़ है, चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगें छोड़ता है। आपको ये जान के ये पता होना चाहिए कि चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगें छोड़ता है और उस तरंगों के माध्यम से ही वो आकाश में उड़ पाता है। उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो मान लीजिए कोई चमगादड़ उड़ रहा है, ठीक है, वो पराश्रव्य तरंगें छोड़ता है, सामने कोई चीज उसके आगे, तो पराश्रव्य तरंगें उससे टकराकर वापस आ जाती हैं और वो अपना रास्ता बदल देता है। मतलब पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से चमगादड़ आकाश में उड़ पाता है। चमगादड़ को उदाहरण इसलिए, देखिए अभी कोरोना चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इसलिए सबसे बेटर उदाहरण मेरे को यही लगा। अब बात करते हैं कि पराश्रव्य तरंगों का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो आपने सुना होगा रडार। रडार क्या होता है? सबसे पहले तो रडार की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तरह एक होता है सोनार। सोनार क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड ऑब्जर्वेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब रडार और सोनार का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो रडार का यूज आसमान में उड़ने वाले जो हवाई जहाज होते हैं, आसमान में उड़ने वाले जो हवाई जहाज होते हैं उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए रडार का यूज किया जाता है। और सोनार का यूज किया जाता है जो समुद्र में जहाज चलते हैं, समुद्र में जहाज जो चलते हैं उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, आपको ये दो चीज बताई। अब मैं पराश्रव्य तरंगों के और उपयोग आपको बताऊंगा। पराश्रव्य तरंगों का पहला उपयोग तो मैंने आपको बता दिया, रडार और सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात की जाए पराश्रव्य तरंगों का, जो आपने देखी होगी बड़ी बड़ी जो चिमनियां होती हैं फैक्ट्रियों की, उसमें जम जाती है कालिक। उन कालिकों को दूर करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। ये कैसे काम करती हैं? पराश्रव्य तरंगें जो हैं उन चिमनियों में डाली जाती हैं, तो उसकी तेज फ्रिक्वेंसी के कारण वो चिमनियों में जो धूल जमी रहती है, डस्ट जमी रहती है, वो अपनी जगह छोड़ देती है। इसी तरह आभूषणों को साफ करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। सोनोग्राफी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसी तरह कुछ उपयोग है पराश्रव्य तरंगों के जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। अब अपन लोग बात करते हैं कि सबसे विशेष, जैसा कि अपन ध्वनि पढ़ रहे हैं, तो ध्वनि मापने की इकाई आपको पता होना चाहिए। ध्वनि मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। मनुष्य कितने डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकता है? मनुष्य जो है 60 डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकता है। कहने का मतलब सुन तो वो ज्यादा भी सकता है, लेकिन 60 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होगी वो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। सीधा क्वेश्चन इससे यही बनता है कि कितने
डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, 60 डेसिबल। अब देखिए हमने आपको इतने गुण बताए, अब इसके और भी अपन लोग आगे गुण जानते हैं कि ध्वनि को और गुण, ध्वनि में किन किन चीजों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सीधे पेपर में क्वेश्चन आता है इनमें से किस चीज का ध्वनि में प्रभाव नहीं पड़ता। तो 3 चीजें आपको जानना है यहाँ पे जरूरी होंगी। ताप लिखते हैं अपन लोग, दाब लिखते हैं और आर्द्रता लिखते हैं। आपको ये 3 ऑप्शन तो क्वेश्चन में मिलेंगे ही। तो आपको याद रखना चाहिए कि ध्वनि में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि में ताप का प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, ध्वनि में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ताप का प्रभाव ऐसे पड़ता है कि आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। देखिए रेलवेज में न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आते हैं, व्यापम में ठीक है पूछ सकता है, लेकिन आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि मान लीजिए ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकंड है। ये मैं आपको अभी अलग अलग माध्यम में आपको ध्वनि की चाल बताऊंगा। मैं अभी वायु को एग्जांपल में ले रहा हूं कि यदि वायु में ध्वनि की चाल 132 मीटर पर सेकंड है, तो यदि उसी वायु में टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, यदि उसी वायु में टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी। तो याद रखिएगा, यदि ध्वनि में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ता है तो उसमें ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, ठीक है। पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, तो यदि उस वायु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो उसमें ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड, और उसमें यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमने आपको बताया 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी बढ़ती है, 0.61 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप 0.61 का इसमें एक में इंटू करेंगे और इसको 0.61 को 332 मीटर पर सेकंड में जोड़ देंगे, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 332.61 मीटर पर सेकंड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे कई आंकड़े दिए जा सकते हैं। अभी हमने आपको 1 का बताया, 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है। कुछ नहीं करना है आपको, 0.61 याद रखिए। यदि 2 पूछेगा तो 0.61 का 2 में गुणा कर देंगे, 3 पूछेगा तो 3 में गुणा कर देंगे। इसी तरह वायु की चाल जो है बढ़े आती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पे, कितनी, 0.61। अब हम आपको बताते हैं विभिन्न माध्यमों में। अच्छा, माध्यम क्या होते हैं आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ध्वनि जो है, ध्वनि निर्वात से होकर नहीं चल सकती। सीधे पेपर में क्वेश्चन आता है इनमें से किसमें ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। तो निर्वात क्या होता है, निर्वात एकदम खाली जगह, एकदम खोखली जगह निर्वात कहलाएगी। अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष है निर्वात, जहां वायुमंडल नहीं होता। तो निर्वात वो जगह कहलाएगी जहां पे वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे ध्वनि की चाल एकदम नगण्य होती है, एकदम शून्य होती है। मतलब ध्वनि जो है निर्वात से होकर संचरित नहीं हो सकती। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया, आपने देखा भी होगा। तो याद रखिएगा, निर्वात से होकर ध्वनि संचालित नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो आपको ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद होना चाहिए कि सबसे कम चाल, ध्वनि की सबसे कम चाल किसमें होती है, वायु में, जो हमने आपको अभी बताया। ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। सबसे अधिक चाल किसमें होती है, इस्पात लाइक एल्यूमिनियम भी बोल सकते हैं अपन लोग। एल्यूमिनियम में कितनी होती है, एल्यूमिनियम में होती है 6420 मीटर पर सेकंड। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 6420 मीटर पर सेकंड। बस आप इतना याद रखिए कि ध्वनि की चाल सबसे कम वायु में होती है और सबसे तेज होती है इस्पात में। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी आप लोग अच्छे जान लीजिए। यदि माध्यम नहीं होगा, लाइक निर्वात होगा, तो उसमें ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। अब बात आ जाती है आर्द्रता की। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि साइंस में सब कुछ उल्टा होता है। साइंस में जो है पूरे फॉर्मूला उल्टा चलता है। यदि आपसे हम पूछें कि ग्रीष्मकालीन मौसम या बारिश वाले मौसम में किसका घनत्व ज्यादा होता है, तो आप लोग सभी लोग बोलेंगे अरे पानी की बौछारें गिर जाती है तो उसमें घनत्व बढ़ जाता होगा। ऐसा नहीं होता भाई।
ग्रीष्मकालीन मौसम की जो घनत्व है वो आर्द्रता वाले मौसम, आर्द्रता इन द सेंस नमी वाले मौसम से ज्यादा होता है। आपको एक उदाहरण दूंगा, यदि आप खड़े हैं, रात का समय है, दिन का समय, यदि आप दिन में चिल्लाएंगे तो दिन में आपकी आवाज दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन रात में यदि नमी वाला मौसम है तो उसमें क्या आपकी आवाज जो है ज्यादा दूर तक जाएगी। मतलब आर्द्रता का ये प्रभाव पड़ता है। यदि नमी युक्त वायु की मतलब जो घनत्व है वो नॉर्मल वायु मतलब शुष्क वायु की अपेक्षा कम होता है। आप लोग इतना याद रखिए, जो नमी युक्त वायु होती है ना वो शुष्क वायु की अपेक्षा कम घनत्व वाली होती है। इसलिए जो नमी युक्त वाली वायु है उसमें ध्वनि का संचरण तेजी से होता है अपेक्षा किसके, जो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैंने आपको बता दिया, दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। देखिए आपको क्वेश्चन ऐसा बनता है सीधे कि इनमें से ध्वनि पे किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपको सीधे बिना देखे आंसर लगा देना है क्या, दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है वो बता दिया मैंने आपको, ताप का प्रभाव क्या पड़ता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शुष्क वायु का घनत्व नमी युक्त वायु की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो शुष्क वायु मतलब दिन की जो वायु होगी उसका घनत्व ज्यादा है, तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल घनत्व ज्यादा होने के कारण क्या होगी, कम हो जाएगी। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कम हो जाएगी क्योंकि शुष्क वायु का घनत्व ज्यादा होता है। और यदि अपन लोग नमी युक्त वायु की बात करें, नमी युक्त वायु की बात करें तो इसमें घनत्व जो है कम होता है, तो इसमें ध्वनि की चाल जो है ज्यादा हो जाएगी। सीधी बात आप इतना याद रखिए, कोई भी चीज ज्यादा घनत्व में धीरे चलेगी और कम घनत्व में वो ध्वनि की चाल तेजी से चलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपन की बात हो जाती है। अपन ने तीन चीजों को यहाँ पे कवर कर लिया है, ताप को, दाब को एवं आर्द्रता को। इस बात से आप लोग क्लियर हो गए होंगे एकदम। यदि कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण आ जाता है व्यतिकरण। व्यतिकरण को ज्यादा कुछ नहीं है, व्यतिकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। ऐसे व्यतिकरण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन सा, संपोषी व्यतिकरण, एक होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। एक होता है संपोषी, एक होता है विनाशी। संपोषी व्यतिकरण मतलब दो समान चालों को एक साथ मिलाने पे जो बड़ी चाल बनती है वो कहलाती है संपोषी व्यतिकरण। और यदि विनाशी व्यतिकरण की बात करें, देखिए संपोषी विनाशी नाम से ही समझ में आ रहा है। यदि विनाशी व्यतिकरण की बात करें तो दो असमान चालों को एक साथ मिलाने पे जो चाल बनेगी वो होगी विनाशी व्यतिकरण। इसका एक सीधा सा उदाहरण पेपर में आता है कि सिनेमा हॉल की जो दीवारें हैं वो खुरदुरी क्यों बनाई जाती हैं, तो उसका सीधा सिंपल आंसर हो जाएगा व्यतिकरण से बचने के लिए। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे आप लगा दीजिए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दीवारें हैं, आपने देखा होगा जब मूवी देखने जाते हैं तो सिनेमा हॉल की दीवारें खुरदुरी रहती है, क्यों, व्यतिकरण से बचने के लिए। उसका सिर्फ एक ही कारण है। चलिए यहाँ पे मैंने आपको ध्वनि टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आपको कोई भी समस्या जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.